प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है। आज अपन बात करेंगे मुगल भू राजस्व व्यवस्था के बारे में। तो देखिए, मुगल भू राजस्व व्यवस्था। अकबर की भू राजस्व व्यवस्था मध्य युग की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था मानी जाती है। अकबर की भू राजस्व व्यवस्था मध्य युग की श्रेष्ठतम भू राजस्व व्यवस्था पद्धति मानी जाती है। अकबर ने 1560 में अब्दुल मजीद आसफ खां अब्दुल मजीद आसफ खां तथा 1563 के अंदर एतमाद खां को अपना अर्थ मंत्री बनाया था। अर्थ मंत्री यानी वित्त मंत्री की तरह काम करता था। अब अपन बात करें लगान निर्धारण की पद्धतियां। लगान निर्धारण की पद्धतियां हैं, इसमें देखिए गल्ला बख्शी, इसे बटाई, बावली आदि के नाम से भी जाना जाता था। यह है परंपरागत भू राजस्व निर्धारण की प्रणाली थी। नेक्स्ट देखिए, राजस्व आकलन करने की 3 विधि थी। राजस्व आकलन की 3 विधि थी। 3 विधि कौन कौन सी हैं साहब? एक तो है खेत बटाई। इसमें खड़ी फसल का बंटवारा होता था। दूसरी है लंक बटाई के अंदर फसल है, इसको खलिहान में ला करके बांट लिया जाता था। और तीसरी है रास बटाई। अनाज निकालने के बाद इसको बांट लिया जाता था। सिंध, काबुल, कंधार, कश्मीर आदि के अंदर गल्ला बख्शी प्रथा लागू थी। गल्ला बख्शी प्रथा लागू थी यहां पर। नेक्स्ट, ये तो बात हो गई गल्ला बख्शी की। गल्ला बख्शी के बाद में दूसरी है नस्क और कनकूत। ये देखिए, वास्तव में नपाई करके वास्तविक नपाई करने के बाद में राज्य और केंद्र अपना, किसान और केंद्र अपना हिस्सा है, यह निर्धारण होता था। यह व्यवस्था बंगाल, गुजरात, काठियावाड़ के अंदर प्रचलित थी। एक है जब्ती या नगदी। इसमें देखिए, मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था का एक सुनिश्चित स्वरूप प्रदान
करने का श्रेय अकबर को प्राप्त है। सर्वप्रथम अकबर ने 1560, ये बातें अपन पहले भी कर चुके हैं। नेक्स्ट है, देखिए एतमाद खां है, एतमाद खां, इसको सर्वप्रथम खालसा भूमि को जागीर भूमि से पृथक किया था इसने। नेक्स्ट है 1562 में एतमाद खां ने करोड़ी व्यवस्था लागू करी थी और अकबर की खालसा भूमि को 182 राजस्व में बांट दिया था और प्रत्येक के ऊपर 1 करोड़ी लगाया गया। यानी अकबर के समय करोड़ी नामक जो राजस्व वसूलने वाले होते थे वो 182 होते थे। देखिए अकबर है, ये है मध्य युग की श्रेष्ठतम व्यवस्था जो थी अकबर की, ये भू राजस्व व्यवस्था थी मध्य युग की। 1560 में इसने अब्दुल मजीद आसफ खां, 1563 में एतमाद खां को अपना अर्थ मंत्री बनाया। लगान निर्धारण की पद्धतियां देखिए, गल्ला बख्शी जिसे बटाई या बाहुली भी कहते हैं, ये एक परंपरागत भू राजस्व प्रणाली थी। इसके अंदर आकलन की 3 विधियां थी, राजस्व आकलन की 3 विधियां थी। कौन कौन सी? खेत बटाई, खड़ी फसल। खड़ी फसल में किसान और राज्य का हिस्सा होता था। जैसे फसल खड़ी है और इस पे अनुमान लगा लिया जाता था कि इस फसल में इतनी पैदावार होगी और उसी हिसाब से राज्य का और किसान का बंटवारा हो जाता था। लंग बटाई, जब फसल है यह काट करके खलियान में लाई जाती थी तो भूसा सहित ही उसका क्या किया जाता था? बंटवारा किया जाता था। एक होती थी लंक बटाई, इसमें अनाज है इसको निकाल लिया जाता था, भूसे से अलग कर लिया जाता था और अनाज का बंटवारा किसान और राज्य के अंदर होता था और यहाँ पर जो भूसा होता था वो किसान के पास जाता था। ये जो व्यवस्था थी यानी गल्ला बख्शी की व्यवस्था थी, यह सिंध, काबुल, कंधार, कश्मीर के अंदर गल्ला बख्शी व्यवस्थाएं लागू की गई थी। नस्क और कनकूट ये वास्तविक नपाई के आधार पर व्यवस्था होती थी और बंगाल, गुजरात, काठियावाड़ के अंदर व्यवस्था लागू होती थी। जब्ती या नकदी, ये सुनिश्चित स्वरूप प्रदान करने, जब्ती या नकदी को सुनिश्चित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय किसे जाता है? अकबर को जाता है। इसके समय एतमाद खां नामक अर्थ मंत्री था, इसने सर्वप्रथम खालसा भूमि को जागीर से पृथक करने का इसको श्रेय है। 1562 में एतमाद खां ने ही करोड़ी व्यवस्था लागू करी थी और अकबर की राजस्व भूमि को कितने भागों में बांट दिया था? 182 भागों में बांट दिया था और इस प्रत्येक एक राजस्व पर क्या होता था? 1 करोड़ी होता था। आगे देखिए, नेक्स्ट अपन देखेंगे तो देखिए अकबर ने किसानों से भू सर्वेक्षण शुल्क लिया। भू सर्वेक्षण शुल्क लिया था किसानों से अकबर ने, जिसे जाबिताना कहा जाता था और ये जाबिताना होता था, यह 1 दाम प्रति बीघा होता था, प्रति बीघा होता था। अकबर ने भूमि नाप के लिए जरीब, तनब और इलाही गज
इलाही गज आदि का क्या क्या था, प्रचलन किया था। और ये इलाही गज है, ये 1588 के अंदर अपनाई गई थी। इससे पहले गजे सिकंदरी चलती थी, गजे सिकंदरी चलती थी, जो लोधी वंश के सिकंदर द्वारा चलाई गई थी। गजे सिकंदरी और गजे इलाही का जो अनुपात था ये था 39:41 अंगूर होता था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो देखिए मुगलों ने ज़कात को आयात निर्यात के रूप में वसूला। नेक्स्ट है जहांगीर ने इसे समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट देखिए, एक वर्ष में दो फसली अर्थव्यवस्था मुगल काल में प्रचलित थी। नेक्स्ट अपन बात करें आईने दहसाला अकबर ने यह व्यवस्था अपने शासन काल के 24वें वर्ष शुरू करी थी, अर्थात 1580 के अंदर टोडरमल द्वारा विकसित है साथी। यह एक 10 वर्षीय बंदोबस्त था। 10 वर्ष का औसत निकाला जाता था, जिसे रई कहा जाता था। नेक्स्ट है भूमि के प्रकार। पोलज ये सबसे श्रेष्ठ थी, सबसे श्रेष्ठ। पड़ती या पड़ोती, इसको 1 से 2 वर्ष तक खाली छोड़ा जाता था। तीसरी है चाचर नामक भूमि को 3 या 4 वर्ष तक खाली छोड़ा जाता था। एक होती थी बंजर, ये खेती योग्य नहीं होती थी। अकबर ने 1/3 यानी 33% भू राजस्व कर लिया, लेकिन मुल्तान एवं राजस्थान से 25% और कश्मीर से 50% कर वसूला। देखिए अकबर ने भू सर्वेक्षण शुल्क लगाया, जिसका नाम है जाबीताना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साहब। इस जाबीताना शुल्क के अंदर 1 दाम प्रति बीघा का वसूला जाता था। अकबर ने जरीब, तनब और इलाही गज है ये चलाई थी। इलाही गज 1588 में चलाई थी। 1588 से पहले अकबर ने गज ए सिकंदरी को अपनाया था। गज ए सिकंदरी और गज ए इलाही के अंदर
39 अंगुल क्रमशः और 41 अंगुल का क्या होता था, फर्क होता था। गज सिकंदरी तो 39 अंगुल की होती थी और गज इलाही 41 अंगुल की होती थी। तो ये अनुपात ध्यान में रखेंगे। मुगलों ने जकात को आयात निर्यात कर के रूप में वसूला था और जहांगीर ने इसको क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। तो जकात को वसूला था इसने। नेक्स्ट है, एक वर्ष में 2 फसली अर्थव्यवस्था मुगल काल में प्रचलित थी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आईने दह साला है। अकबर ने 24वें वर्ष शासन काल के यानी 1580 में इसको शुरू किया था, आईने दह साला, और इसको विकसित करने का श्रेय किसको जाता है, टोडरमल को जाता है। यह एक 10 वर्षीय बंदोबस्त था और ये 10 वर्ष का एक औसत निकाला जाता था। इसे क्या कहते थे, रई कहते थे। यानी 10 साल का एक क्या कर लिया जाता था, अनुमान लगा लिया जाता था 10 साल का, कि इन 10 सालों के अंदर किसी भी भूमि के ऊपर कितना अनुमान अनाज पैदा हुआ है और उसी के हिसाब से क्या लगा दिया जाता था, टैक्स लगा दिया जाता था। भूमि के प्रकार कॉलेज है, सबसे श्रेष्ठ थी, पड़ती है। यह 1 वर्ष 2 वर्ष इसको खाली छोड़ा जाता था, उसके बाद में बोया जाता था। चाचर है, ये 3 या 4 वर्ष खाली छोड़ा जाता था, बाद में बोया जाता था। बंजर है, ये खेती योग्य भूमि नहीं होती थी। अकबर ने 1/3 भू राजस्व वसूला यानी 33% कर वसूला। मुल्तान एवं राजस्थान से इसने 25% कर वसूला। कश्मीर से कितना वसूला, 50% कर वसूला। किसने, अकबर। आगे देखिए, आगे अपन बात करें तो देखेंगे शाहजहां ने 50% कर वसूला। शाहजहां ने कितना कर वसूला, 50% कर वसूला। मुगलों में सर्वाधिक कर लेने वाला, मुगलों के अंदर सर्वाधिक कर लेने वाला कौन था, औरंगजेब। सर्वाधिक कर लेने वाला औरंगजेब था। और शाहजहां ने बिगा ए इलाही शुरू करी थी। गजे इलाही की जगह बिगा ए इलाही इसने क्या करी थी, शुरू करी थी। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कृषक श्रेणियां। देखिए, कृषक श्रेणियों में देखेंगे, एक तो है खुद काश्त, ये है स्वयं के खेत में खेती करने वाला। इसे महाराष्ट्र के अंदर, इस किसान को महाराष्ट्र के अंदर थानी व मिरासदार कहा जाता था। महाराष्ट्र के अंदर इसको थानी व मिरासदार कहा जाता था। राजस्थान में इस किसान को दारू वाला, झाड़ू वाला व गावेती कहा जाता था। दूसरे नंबर पे है पाही कास्त है, यह स्वयं का खेत होता था लेकिन दूसरे गांव में खेती करता था। तीसरा है मुजारियन है, इसे रेती या पालती भी कहा जाता था। यह एक साधारण किसान होता था और इसे कृषक मजदूर भी इसे कहा जाता था। अब देखिए कुछ नाप तोल हैं, इसके बारे में अपन बात करें। पहले देख लिए, शाहजहां है, इसने 50% कर वसूला। मुगल काल में सर्वाधिक टैक्स लेने वाला शासक कौन था, औरंगजेब। शाहजहां ने
गज ए इलाही की जगह बीघा ए इलाही चलाई। कृषक श्रेणियां देखेंगे, खुद कास्ट है, इसका स्वयं का खेत होता था, स्वयं के गांव में कृषि करने वाला किसान होता था। महाराष्ट्र में इसको थानी और मिरासदार कहते थे। राजस्थान में किसान को धारू वाला और गावेती कहते थे। अब 2 नंबर का किसान है पाही कास्ट, इसका स्वयं का खेत होता था लेकिन दूसरे गांव में खेती करने जाता था। एक है मुजारियन, ये इसे रेती या पालती किसान कहते थे। यह साधारण किसान होता था और कृषक मजदूर की गिनती में इसको गिना जाता था। किसको? मुजारियन किसान को। आगे देखिए, नेक्स्ट अपन देखते हैं। तो देखिए, नाप व तोल के पैमाने, नाप व तोल के पैमाने क्या होते थे? नाप व तोल के पैमाने मन, खरवार, मासा और कोड़ी। ये माप और तोल के पैमाने होते थे। अकबर के समय जो मन होता था ये 55.32 पौंड का होता था। जहांगीर के समय जो मन होता था ये 66.38 पौंड का होता था। एक माप की इकाई है मन। शाहजहां के समय जो मन होता था ये 73.76 पौंड का होता था। नेक्स्ट है, आई ने अकबरी में 39 किस्म की फसलें होती थी। कहां पर? आगरा में। 44 प्रकार की फसलें जो होती थी ये कहां पर होती थी? दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट है, बंगाल में 50 किस्में होती थी चावल की, और जो उत्तम कोटि का गेहूं है, उच्च क्वालिटी का गेहूं है, यह ग्वालियर से प्राप्त होता था, ग्वालियर से पैदा होता था। भारत में 1605 में सर्वप्रथम तंबाकू है, यह कौन लेके आए? पुर्तगाली लेकर आए। पुर्तगालियों ने भारत में तंबाकू का प्रवेश करवाया। 1617 में इसकी गंभीरता के परिणाम देखते हुए जहांगीर ने तंबाकू निषेध कानून पारित किया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साहब। देखिए, अपन देखें, माप व तोल के पैमाने मन, खरवार, मासा, कोड़ी, ये सब माप और तोल के पैमाने थे। अकबर के समय जो मन होता था 55.32 पौंड का होता था। जहांगीर के समय जो मन होता था ये 66.38 पौंड का होता था, और शाहजहां के समय जो मन होता था ये 73.76 पौंड का होता था। आई ने अकबरी के अंदर 39 किस्म की फसलें उगाने का उल्लेख है आगरा के अंदर, और 44 प्रकार की फसलें उगाने का उल्लेख है दिल्ली के अंदर। बंगाल के अंदर 50 किस्में चावल की होती थी। उत्तम कोटि का गेहूं कहां से? ग्वालियर से प्राप्त होता था। 1605 के अंदर तंबाकू है, इसको पुर्तगाली भारत में लेकर आए, और 1617 में इसके गंभीर परिणामों को देखते हुए तंबाकू निषेध कानून है, यह किसने पारित कर दिया था? जहांगीर ने पारित कर दिया था। ये तोल माप के संदर्भ में कुछ फसलों के बारे में हमने बात करी। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट अपन देखेंगे तो है 16वीं 17वीं सदी के अंदर भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी, आज भी है।
16वीं 17वीं सदी के अंदर भारतीय अर्थव्यवस्था जो थी यह कृषि प्रधान थी। जजिया जकात खम्स, जजिया जकात खम्स या खुम्स केंद्रीय कर थे, केंद्रीय टैक्स थे। नेक्स्ट है सर्व प्रमुख भूमि कर, सर्व प्रमुख जो भूमि कर था यह खराज था। खराज यानी राज्य की आय का बहुत बड़ा भाग, सर्वाधिक राज्य की आय का भाग यहीं से प्राप्त होता था, खराज नामक कर से ही। मुगल काल के अंदर भू राजस्व को माल अथवा खराज कहा जाता था। नेक्स्ट है यह सामान्यतः उपज का 1/3 निर्धारित किया जाता था। ग्रामीण राजस्व के क्षेत्रों में प्रति वर्ष औसतन 720 रुपए वसूले जाते थे। शहरी राजस्व में प्रति वर्ष 921 रुपए वसूले जाते थे प्रति वर्ष। ये कई ग्रामीण कर जिन्हें सामूहिक रूप से जिहत शेर जिहत फिरौत एवं अवबाव कहा जाता। मनुची के अनुसार यात्री विदेशी यात्री मनुची के अनुसार सूरत की टकसाल से 11 लाख प्रति वर्ष का लाभ होता है। जकात है ये मुसलमानों से लिया जाता था कर। जजिया है यह गैर मुसलमानों से। जजिया के बारे में तमाम बातें कर ली अपन ने, वैसे इन टैक्सों की बातें औरंगजेब के समय अपन ने कर ली। खुम्स है यह लूट का माल होता था। इसमें 1/5 भाग राज्य ने लिया। नेक्स्ट अपन बात करें तो देखेंगे मुख्य राजस्व अधिकारी को दीवान कहते थे और उसके दीवान के कार्यों तथा कर्तव्यों का ब्यौरा निगार नाम ए मुंशी के नाम से जाना जाता था। अकबर है ये प्रथम शासक था जिसने अकाल सहायता प्रदान की थी।
मुगल काल में इतिहास का सबसे विनाशकारी अकाल पड़ा था 1630 से 32 में। देखिए अपन बात कर रहे हैं 16वीं से 17वीं सदी के अंदर भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि था, यानी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी। आज भी अपनी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। जजिया, जकात, खम्स नामक केंद्रीय टैक्स होते थे, कर होते थे। सर्व प्रमुख भूमि कर, खराज होता था और आय का सर्वाधिक भाग इसी से प्राप्त होता था। भू राजस्व को माल या खराज कहते थे। सामान्यतः उपज का 1/3 निर्धारित होता था, 1/3 लिया जाता था उपज का। ग्रामीण राजस्व से प्रतिवर्ष 720 रुपए प्राप्त होते थे और शहरी राजस्व से प्रतिवर्ष 921 रुपए प्राप्त होते थे। 921 रुपए प्राप्त होते थे। अब देखिए ग्रामीण कर जो है ये सामूहिक रूप से इसे जिहत, शेर जिहत, फिरोत और अवबाब कहा जाता था। जिहत, शेर जिहत, फिरोत और अवबाब कहा जाता था। मनुची सूरत टकसाल से 11 लाख रुपए प्रतिवर्ष का लाभ होता था, मनुची कहता है। जकात है, मुसलमानों से लिया जाता था। जजिया है, गैर मुसलमानों से लिया जाता था। खुम्स है, ये लूट का माल होता था जिसमें 1/5 भाग राज्य का होता था और शेष सैनिकों में बांट दिया जाता था। राजस्व का मुख्य अधिकारी दीवान होता था। दीवान के कार्य तथा कर्तव्यों का ब्यौरा है यह निगार नाम ए मुंशी के नाम से जाना जाता था। अकबर प्रथम शासक है मुगल काल का जिसने अकाल सहायता प्रदान करी थी। मुगल काल में इतिहास का सबसे विनाशकारी अकाल पड़ा था 1630 से 32 के तहत। देखिए आगे नेक्स्ट अपन बात करें तो औरंगजेब ने अकाल के कारण 1688 से 89 में हैदराबाद के अंदर जजिया व अन्य करों को बंद करवा दिया था 1 साल के लिए। मुकासमा क्या होता है? उत्पादन पर लिए जाने वाला कर, उत्पादन पर लिया जाने वाला कर है मुकासमा कह लाता है। देखिए औरंगजेब ने जब अकाल पड़ा था 1688-89 में तो इसने हैदराबाद के अंदर जजिया कर व अन्य करों की पर पाबंद लगा दिया था 1 साल के लिए। मुकासमा क्या होता है? यह उत्पादन पर लिए जाने वाला कर है जिसे क्या कहते थे? मुकासमा कहते थे। तो ये बातें अपनी थी, ये थी मुगल भू राजस्व के बारे में। इसके बाद अपन अगली क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।